हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हाई स्कूल के बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो हम लोग पहले चैप्टर एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको इस वाले चैप्टर से पक्का है कि 3 से 4 नंबर पक्का है कि फिक्स मिलेगा। ठीक है, आप अपने टाइम टेबल को आपको पता होगा कि बोर्ड का एग्जाम होने का कब डेट है। मार्च के पहले सप्ताह से मान के चलिएगा या 10 मार्च के आसपास से स्टार्ट पेपर हो जाएगा, लगभग यही है टारगेट। या आपको अभी तो संभावित डेट दिया गया है, क्या है, 27 फरवरी से 27 फरवरी से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के पेपर होने की संभावना है। या 27 फरवरी से हो जाए या तो 10 मार्च के, इन दोनों डेट के बीच में ही कहीं ना कहीं कोई डेट ऐसा होगा जो उस पर आपको विचार करके ही टारगेट बनाकर चलना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी लगभग 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी बचा हुआ है, मान के चलिए जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो इतने दिनों में हम पूरे एनसीईआरटी बुक के साइंस के पूरे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को हल करेंगे और कहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका निचोड़ हम निकालेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एकदम पक्का है, फिक्स है, इसको रट के बैठ जाइए। पूरे दिमाग में जुनून एकदम सवार हो जाना चाहिए कि यूपी बोर्ड में आपको 90% से ऊपर का नंबर लाना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में जो नंबर मिलेगा आपके विद्यालय वाले देने वाले हैं टीचर, लेकिन जो थ्योरी में नंबर है आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए आप कोशिश करके थ्योरी का नंबर अपने से बनाने के लिए कोशिश करिए और जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे उतने ही ज्यादा बेटर से नंबर मिलेगा आपको। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और जो संभावित क्वेश्चन है आने वाले हैं 1 शॉट में हम समझा दें एक वीडियो में आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम 2 वीडियो लेकर आएंगे। ये पहला वीडियो है जो आपको क्वेश्चन बताएंगे कि यहां से क्वेश्चन आएंगे और कैसे बनेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में इसका हम प्रैक्टिस कराएंगे, इसी चैप्टर का हम प्रैक्टिस कराएंगे। अभी जो मित्र एक्टिव हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत दिनों तक वीडियो नहीं डाला जा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा परेशानियां था जिसके वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था। ठीक है, आप अब डेली एक्टिव हो जाइए कि लगभग मान के चलिए आपको एक दिन भर में एक वीडियो जरूर है कि पक्का मिलेगा और आपके प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। ठीक है, अब तैयार हो जाइए एकदम हर हाल में। परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, हाई स्कूल के बोर्ड के परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, क्योंकि हाई स्कूल में आपको नंबर लाना है क्या, 90 से ऊपर परसेंटेज को बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम विचार करते हैं कि पहले चैप्टर क्या है और कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखिए क्या है। पहले चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न हम बात कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चन पूरा चैप्टर का निचोड़ कर लिए हैं। जो एग्जाम्पल जो जैसे क्वेश्चन आते हैं वो दूसरे वीडियो में आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर विचार करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहां से आते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहां से 2 समीकरण आएंगे, आपको संतुलित करने के लिए देगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। जैसे एग्जाम्पल हम लिखे हैं, क्या एग्जाम्पल लिखे हुए हैं क्या, जैसे आपको दे दिया कि मेथेन, क्या दिया, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ क्या है, जलाना है। मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाना है तो यहां क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, H2O। ये ऐसा दे दिया, आपसे बोल दिया कि इस तरीके का है कंडीशन कि मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे हम तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। क्या अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मेथेन है, क्या दोनों तरफ इसका मान बराबर है। समीकरण को संतुलित करने का मतलब बच्चा यही है यहां पर कि कार्बन अगर यह क्या है, अभिकारक, और क्या है यह उत्पाद, इसको बोलेंगे हम अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक, और यहां पर बोलेंगे क्या, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी इनसे मिलकर जिनसे मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, जो बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो यहां पर मेथेन ऑक्सीजन से मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया। ठीक है ना, जल बनाया, तो यहां पर देखना है कि दोनों तरफ, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ,
उत्पाद की तरफ दोनों में तत्व जो है बराबर है कि नहीं बराबर है। जैसे यहां पर कार्बन है तो कार्बन देखिए इस पार 1 है, इस पार भी 1 है, यानी कार्बन इक्वल है, बराबर है। यहां हाइड्रोजन 4 है, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, यानी यह बैलेंस नहीं है, यानी संतुलित नहीं है। तो हमको तुरंत क्या, हाइड्रोजन जब 4 है इस पार हमको क्या करना है, हाइड्रोजन 2 का यहां पर गुणा कर देंगे। कभी नीचे नहीं गुणा करना है, कभी नीचे नहीं गुणा करना है कि यहां पर 2 है तो 2 का इंटू कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, नहीं, हमेशा अणु में इंटू करना है। ठीक है, जब कोई भी तत्व ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पर इंटू करेंगे, यानी यह क्या है, परमाणु को बता रहा है, यहां पर क्या बताएगा, अणु को बताएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर दिए, 2 का जब गुणा किए तो यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 का गुणा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन को ऐसे कर लिए 2 ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। ठीक, अब देखना है कि यहां पर ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहां पर हो गया, 2 यहां पर हो गया, यानी 4 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर तो 2 ही ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन के पास 2 का इंटू कर देंगे तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। कैसे, यानी कार्बन भी 1 इस तरफ, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2 यहां है, 2 यहां, 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 वहां, यानी 2 यहां 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया तो 2 ऑक्सीजन यहां पहले था, तो यहां 2 का जब गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4। इसी को बोलते हैं समीकरण संतुलित करना। दोनों तरफ जो तत्व का संख्या है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वह समीकरण संतुलित होगा। ये तो एक एग्जाम्पल। अगर हम इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएं, ऐसे समीकरण संतुलित करने के लिए आता है, जैसे सोडियम है यहां पर प्लस, उसके बाद जल से क्रिया कर दिया गया तो बनाएगा क्या आपसे, कास्टिक सोडा NaOH प्लस क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दिया। अब यहां पर एक और एग्जांपल है, जैसे एल्युमिनियम प्लस H2SO4, यहां पर क्या कर दिया Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2 ऐसे दे दिया। अब आपसे बोल दिया कि यह समीकरण को संतुलित कीजिए, आपको कहा कि समीकरण को संतुलित करिए, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे सोडियम इधर कितना है 1 है, इधर कितना है सोडियम 1 बराबर है, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन इधर कितना है 1 यहां पर है, 2 यहां पर, कितना हो गया 3। तो हमको बराबर करना है, ऑक्सीजन कितना है 1 है तो ऑक्सीजन तो 1 है, ठीक है, लेकिन हमको बैलेंस करना है, तो यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करें कि हाइड्रोजन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करें। पहले किस तत्व को बैलेंस किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। हाइड्रोजन जब बैलेंस हो जाएगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बाकी इक्वल सब अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, इतना गैस बन गया। तो अब क्या समीकरण संतुष्ट है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इक्वल है, लेकिन यहां पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 सोडियम बढ़ा देंगे, यहां पर 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि सोडियम जो है हमारा है कितना हो जाएगा 2, यहां पर भी 2 सोडियम हो गया, यहां पर 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 और ऑक्सीजन की संख्या 2, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं 2 का इंटू कर देते हैं। देखिए इक्वल हो गया कि नहीं, यानी 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब यहां पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 2 सोडियम, एकदम इक्वल हो गया। ठीक, ऐसे इसी तरीके से समीकरण को बैलेंस करना है, समीकरण संतुलित करने आना चाहिए। हम और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे दूसरे पार्ट वाले वीडियो में, तो आप डेली है कि आप प्रैक्टिस जब करेंगे, तो अभी आपके पास 1.5 से 2 महीने बाकी है, जब डेली का डेली प्रैक्टिस हम कराएंगे, आपको प्रैक्टिस डेली करेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग खुल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमको करना चाहिए। जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं वही क्वेश्चन हम कराएंगे, फालतू क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं कराएंगे, पहले से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो आगे हम करेंगे प्रैक्टिस इसका। देखिए यहां पर एल्युमिनियम कितना है 2 और SO4 का थ्राइस है, यहां हाइड्रोजन 2 है, इसको बैलेंस करना है तो हमको देखना है कि एल्युमिनियम कितना है, यहां पर 2 है, यहां पर एल्युमिनियम 2 नहीं है 1 है,
तो यहां पर SO4 थ्रायस जो 3 है तो यहां पर तो एक ही है, तो पहले तो हम 3 कर दें, यहां पर 3 का जब गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 इधर, और यहां पर E कितना हो गया 3 सल्फेट हो गया। यहां पर एल्युमिनियम कितना है 2 है, तो 2 एल्युमिनियम का गुणा कर दें, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो हाइड्रोजन जब 6 हो गया तो यहां पर 3 का गुणा कर देंगे, हो गया 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना हुआ 6। देखिए हाइड्रोजन कितना हुआ 6 इधर हो गया, तो इधर भी कितना हुआ 3 दूनी 6, इक्वल हो गया, हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब यहां पर सल्फेट SO4 का जो थ्रायस है, SO4 का थ्रायस जो है यहां पर कितना है 3 है ना, 3 का गुणा है उसमें, जब 3 का गुणा है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 का जब गुणा हो जाएगा तो SO4 का कितना भी है थ्रायस 3 भी है, तो यानी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम कितना है 2 यहां पर है, यहां पर भी एल्युमिनियम कितना है 2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समीकरण को ऐसे ही संतुलित करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही प्रैक्टिस हम कराएंगे। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से 2 4 5 क्वेश्चन देकर प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अब आगे क्वेश्चन आपसे कहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तो पढ़े होंगे, निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है आपका संयोजन अभिक्रिया, ये होता क्या है वास्तव में? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 लोग आपस में जुड़ते हैं। जैसे अगर हम कह दें यहां पर ऐसा, या आप देखिएगा CaO प्लस क्या कर दीजिए CO2, यह बन जाएगा क्या हो गया CaCO3, ये ऐसा बन गया। यानी संयोजन, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। आप हिंदी में पढ़े होंगे श्रृंगार रस, वीर रस ये वगैरह पढ़े होंगे। वियोग और क्या है वियोग रस, इन सब चीजों के बारे में तो पढ़े होंगे ना। तो वैसे ही यहां पर अभिक्रिया है, जब 2 से ज्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं संयोग, संयोजन बोलते हैं क्या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब यही हुआ कि जब 2 लोग आपस में जुड़कर एक चीजों का निर्माण करें, जब 2 लोग जुड़कर एक चीजों का निर्माण करें उन्हें हम क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया या संयोग अभिक्रिया। ठीक, इस तरीके से। अब यहां पर हम बात करेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा, इनके 3 भाग होते हैं, अभी बता दे रहे हैं, इनके 3 भाग होते हैं। इनका यहां पर क्या हो जाएगा, इसी अभिक्रिया को हम ऐसे लिख दें, इसी अभिक्रिया को हम लिख दें CaCO3, इसको जरा हम गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा CaO प्लस क्या बन जाएगा CO2, इस तरीके का अभिक्रिया। यानी वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना। जब एक कोई चीज हो, जब गर्म कर दें हम उसको तो यह क्या हो जाए टूटकर अलग अलग खंड में, अलग अलग भाग में बट जाए, उनको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। एक वैद्युत के द्वारा भी किसी चीज को अलग कर सकते हैं, जैसे ज्वाइंट है, वैद्युत के द्वारा भी हम अलग कर देंगे। जैसे NaCl है, NaCl क्या है NaCl, इनको हम तोड़ेंगे वैद्युत देकर तो ये सोडियम प्लस और क्या है क्लोरीन आयन में टूट जाएंगे। इसको बोलते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में वैद्युत देकर किसी चीजों को तोड़ते हैं तो 2 टुकड़े में टूटते हैं, वैसे अभिक्रिया को हम कहेंगे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अब यहां पर क्या है वैसे, दूसरा क्या हो जाएगा वैसे अभिक्रिया जिसमें हम उष्मा देकर किसी चीज को तोड़ें तो 2 भागों में टूट जाए, उसे हम कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय वियोजन अपघटन। यहां पर क्या है उष्मा दिए, उष्मा को हम दिखाते हैं गिब्स के ऊपर, गिब्स यानी तीर के ऊपर रख देते हैं इस तरीके से और ऐसे अभिक्रिया दिखाते हैं कि टूट जाता है, तो उसको बोलेंगे उष्मीय अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया का मतलब हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड को हम तोड़ते हैं तो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कहेंगे प्रकाशी वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया। 3 प्रकार के वियोजन की अभिक्रिया होती है, प्रकाश के माध्यम से, उष्मा के माध्यम से, वैद्युत के माध्यम से। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, इसमें
ऐसा होगा कि सोडियम नाइट्रेट लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्रेट है, या आप लिख देते हैं जैसे मान लीजिए कि सोडियम कोई धातु है, देखिए क्या है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है यहां पर, ठीक। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर HCl आप कर दीजिए, या सोडियम कास्टिक सोडा रख लेते हैं, NaOH को और HCl को, ऐसे अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए यहां पर सोडियम विस्थापन अभी करेगा, NaCl प्लस क्या बना देगा, H2O। यानी क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन, विस्थापन का मतलब दूर भगाना, दूर हटना, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर हुआ क्या, यहां पर OH आयन, जो OH है वो छोड़कर जल के साथ अभिक्रिया कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बन गया, और यहां का जो Cl है इसके साथ जुड़ गया। यानी इसको बोलेंगे क्या हम, एक विस्थापन अभिक्रिया। अगर ऐसे बोल दें तो भी ठीक है, या हम ऐसे एग्जाम्पल यहां दिखा दें कि कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट और आयरन से अभिक्रिया किया, कॉपर सल्फेट आयरन से अभिक्रिया किया, तो यहां पर बना दिया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसको कह देंगे हम क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम इसको, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब अपने के अंदर से, यानी उसको निकाल कर किसी दूसरे को रख देना, और जिसको हटाते हैं उसको बाहर कर देते हैं। यानी यही तो हुआ विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या हुआ, एक चीज को दूसरे जगह उठाकर रख देना। पहले किसी और के साथ था, अब उसको उठाकर हम किसी और के साथ रख देते हैं, कहते हैं विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। एग्जाम्पल लेकर आएंगे तब हम बात करेंगे तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, क्रिया के दौरान बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा लेने के बाद क्रिया कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा लेने के बाद अभिक्रिया होना ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, पृथक होगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, योग यानी संयोग, जुड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा, पृथक्करण होगा। ठीक, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोजन होगा, यानी बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन अलग होगा, अपचयन अभिक्रिया। ठीक, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन अलग होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, आगे हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ घटना होता है, तो उस अभिक्रिया का नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया देते हैं। इन सभी के जितने भी एग्जाम्पल हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो पार्ट 2 में हम आपको बनाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे कि प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने के लिए आता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2-3 टिप्पणियां दे देंगी, क्वेश्चन दे देगा, उस पर कहेगा कि 2 पर टिप्पणी करिए, यहां से 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, यानी कभी आप लोहे को देखे हैं, लोहे को जब हम वायु यानी बाहर छोड़ देते हैं खुले अवस्था में,
तो वह क्या होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, संक्षारण, यानी लोहे का क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, नमी यानी ऑक्सीकृत होने की प्रक्रिया होने लगती है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ने लगता है और वहां पर यह प्रक्रिया होने से लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है, यानी संक्षारण उसे कहते हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे संक्षारण किसे कहेंगे, आपके विद्यालय में कहीं भी आप पढ़े होंगे तो पढ़ाए होंगे कि इस तरीके का घटना होता है। अब दूसरा क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता उसे हम कहते हैं जो वसा, तेल वगैरह बाकी चीज़ों से बनी हुई वस्तुएं हैं, यानी खाद्य पदार्थ जो हैं उनको अगर हम खुले अवस्था में ऐसे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो वह क्या है, भोजन को ऑक्सीकृत कर देता है और भोजन को ऑक्सीकृत होने से उसमें गंध आने लगती है। उसी प्रक्रिया को या उसी घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जिस भोजन से हमें गंध आने लगती है उस भोजन को या उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी सभी चीजें। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जितने भी आपको पहले चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, संभावित क्वेश्चन हैं, यहां से आएंगे और यहां से तो आएंगे ही, लेकिन एग्जाम्पल जो है आपको थोड़ा बहुत बताए हैं, लेकिन कल या अगले ही टॉपिक में इसी का अगला टॉपिक जो होगा, अगला पार्ट जो होगा, उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप तैयार हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए। डेली आपको मिलेगा आधा घंटा, डेली है कि प्रैक्टिस करिए और आप यूपी बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे। अच्छे नंबर को करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट बनेगा सिर्फ एक बार बनता है, बार बार नहीं बनेगा। या तो आप पास होंगे तो अच्छे से, नहीं तो फेल हो जाइए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बीच वाला होंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका जब रिजल्ट बन जाएगा तो फिर दोबारा नहीं बन पाएगा। इसलिए आप एक बार जी जान लगाकर यूपी बोर्ड के नंबरों को अच्छे से लाने के लिए कोशिश करिएगा। क्योंकि आप कहीं भी जब फॉर्म भराने के लिए जाएंगे तो यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का ही रिजल्ट मांगा जाता है। जब आपका हाई स्कूल का रिजल्ट ही अच्छा नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से आप थोड़ा सा मेहनत को बढ़ा दीजिए और डेली आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का आपको एक वीडियो हम डालेंगे और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए कि इस चैनल पर आपको डेली है, अब 2 महीने लगातार, जब तक यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको प्रैक्टिस डेली एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो यह आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारकर लिख लीजिए या वीडियो चलते हुए लिख लीजिए, किसी भी तरीके से लिखिए और इन्हीं क्वेश्चनों को पर फोकस करिए और इन्हीं क्वेश्चनों को कहीं से भी खोज कर आप नोटबुक बनाइए, लिखिए बाकायदे। ठीक है, जो चीजें नहीं आ रही आप कमेंट करके जरूर है कि पूछिए कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, ये चीजें नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।